Hello everyone, how are you all? I am Alok. Today we are going to start chapter 4 of your geography section, that is climate. अब इस चैप्टर में हमें जनरली पढ़ना क्या है, आपने देखा होगा कि दिसंबर में जो है ठंडा मौसम रहता है। अगर मंथ ऑफ मई और जून की बात करें तो यहाँ पे मतलब हॉटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, और जुलाई से अगस्त की बात करें तो रेनी सीज़न होता है। तो ये सब वेदर क्यों चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमें सब चीज़ें पता पड़ेंगी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करने के बाद, ओके। इसलिए यहाँ पे हमें इंडिया का क्लाइमेट कैसा है उस सब की इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दो वर्ड आते हैं, क्लाइमेट और वेदर। तो क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, वेदर मीन्स क्या होता है। आपको तो लग रहा होगा कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। अब क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक जो सम टोटल ऑफ वेदर है, मतलब कि हमारे यहाँ का जो जनरल एक नॉर्मल वेदर होता है वो एक लार्ज एरिया पे लंबे समय के लिए, मतलब कि 30 ईयर्स से ज़्यादा समय के लिए बना रहे, तो उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे ठंड जो है बनी ही रहती है ना, ओवर द 30 ईयर्स अगर अपन देखें तो वहाँ पे कैसा माहौल है, ठंड का माहौल है। शिमला की बात करें तो ठंड का माहौल है। उसी तरह आप नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाओ तो जो नागालैंड मणिपुर वगैरह है वहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है, रैनी सीज़न रहता है। तो वहाँ पे मतलब क्या है, रैनी सीज़न जो है वो कई सालों से बना हुआ है, ओके। और अगर अपन साउथ की बात करें, साउथ इंडिया की, तो वहाँ पे गर्म मौसम रहता है और ओवर द 30 ईयर्स वो गर्म एरिया में ही आता है। तो वहाँ का वो क्या है, वहाँ का वो क्लाइमेट है, ओके, क्योंकि एक ही वेदर कई सालों से बना हुआ है वहाँ पे। लेकिन वेदर क्या होता है, वेदर है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो कंडीशन है वहाँ की, जैसे गर्मी में गर्मी पड़ रही है, रेनी सीजन में रेन हो रही है ना, या ठंड में जो है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये वेदर कहलाता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एरिया का कुछ वेदर रहे, तो कुछ मौसम रहे, तो ओके। अब अगर हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करें तो जनरली अगर हम बात करें इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप में आता है, ओके। मतलब यहाँ पे हमने देखा है कि कई जो एरिया हैं उनमें बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए मानसून टाइप में आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जनरल पैटर्न जो है हर एक एरिया में, इंडिया के हर एक एरिया में ये अपन इसको सेट कर सके, क्योंकि अगर अपन राजस्थान में देखें तो आपको पता ही है बारिश बहुत कम होती है ना। जम्मू कश्मीर में देखें तो आपको देखोगे कि स्नोफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है, और साउथ रीजन में गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज बात करें तो हम अपने इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, ओके। अब क्या होता है कि जैसे हम देखें कि ओकेशनली कि राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, लेकिन पहलगाम जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, जितना अपने यहाँ ठंडों में रहता है, ओके। और ऐसे ही अगर हम बात करें विंटर सीजन में, तो विंटर नाइट जो जम्मू कश्मीर में है वो -45 डिग्री सेल्सियस चली जाती है, जबकि साउथ में तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पे जो ठंड में मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जितना हमारे यहाँ नॉर्मली होता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं कि चीज़ें जो है डिफरेंट टू डिफरेंट, मतलब एक एरिया और रीजन से रिलेट करती हैं, ओके। अब इसमें एक हेडिंग आती है क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो जो लैटीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, और प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं, ओके। जैसे अगर अपन लेटीट्यूड की बात करें तो क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारा ग्लोब है उसको हमने लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में डिवाइड किया गया है। तो लेटीट्यूड जो है वो डिपेंड, मतलब वो भी हमारे क्लाइमेट में बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो बीच वाला एरिया है उसके उस पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो वो हॉट बना रहता है। लेकिन जब लेटीट्यूड से थोड़ा थोड़ा मतलब हम नीचे आते हैं तो नॉर्थ पोल साइड आपने देखा होगा वहाँ सन रेज डायरेक्ट नहीं जाती, स्लैंटली जाती हैं, तो वहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती है। ऐसे ही एल्टीट्यूड की बात करें तो ये भी एक हमारा जो मीज़र करता है टेम्परेचर है ना, कि जैसे हम लेस डेंस और में जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीजेस होता है, जहाँ पे हायर एल्टीट्यूड होती है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ओके। ऐसे प्रेशर एंड विंड सिस्टम, प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या होता है आपको पता ही होगा
कि जहाँ पे मतलब मौसम गर्म हो जाता है तो कुछ समय बाद जो वहाँ की गर्म हवा रहती है वो ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि जो हॉट विंड रहती है वो थोड़ी लाइट रहती है वेट में, तो वो ऊपर तरफ जाती है। और वहीं जो ठंडी हवाएं रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें वेट होता है, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो नीचे रहती हैं। तो जब वार्म विंड ऊपर जाती है और जो कोल्ड विंड है वो उसकी जगह लेती है, तो उससे आपने देखा होगा कि ठंडक एकदम से बढ़ जाती है ना। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम में हमेशा काम करता रहता है कि जो एयर है वार्म एयर ऊपर जाती है तो सर्कल चलता रहता है ना। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी मैटर करता है कि अगर आपका जो सी से डिस्टेंस है वो कम है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जल्दी तेज़ी से चेंजेस देखने मिलेंगे, क्योंकि जो सी है उससे मतलब जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आता रहता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है तो आपको मॉडरेट रहेगा, है ना, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके यहाँ के क्लाइमेट पर नहीं पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स में मतलब जैसे ऑनशोर विंड्स रहती हैं वो क्लाइमेट जो कोस्टल एरियाज़ है उसके क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर कोस्टल एरिया है वो बहुत ज़्यादा वार्म है या कोल्ड है तो ये डिपेंड करता है ओशियन करेंट्स पे, वहाँ से उठने वाली हवाओं पे। अब जो पहला फैक्टर है लैटिट्यूड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि हमारी कंट्री के मिडल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है ना। जैसे अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो हम सागर में रहते हैं, तो सागर से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या, तो जो मिडल लाइन होती है ना, तो उसमें जो है अगर अपन बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अपन का वहाँ पे हॉट इन्वायरमेंट होता है ना। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, तो हाफ ऑफ द जो कंट्री है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न पार्ट में है, लेकिन हाफ ऑफ द कंट्री जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, ठीक है। तो ऑल द रिमेनिंग एरिया जो है वो नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ है। तो जनरली हम जो अपने यहाँ के एरिया को बोलेंगे तो हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल है। और कुछ जो क्लाइमेट है वो कैसा है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ओके। ऐसे हम एल्टीट्यूड की बात करें तो माउंटेन्स टू नॉर्थ जिसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, और इंडिया में कोस्टल एरियाज जो हैं जहाँ पे मतलब मैक्सिमम जो एलिवेशन है वो 30 मीटर का है, मतलब कि जो कोस्टल एरिया है वो समुद्र से 30 मीटर उठा हुआ है। तो हिमालय जो है वो कोल्ड विंड को प्रिवेंट करते हैं जो सेंट्रल एशिया से आती है, ठीक है। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो कोल्ड विंड्स है वो एंटर नहीं हो पाती, और इन माउंटेन्स की वजह से ही जो सब कॉन्टिनेंट का एक्सपीरियंस है वो माइल्डर विंटर का है, ठीक है। सेंट्रल एशिया में जैसे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है लेकिन हमारे यहाँ उतनी नहीं आती, माइल्ड विंटर पड़ती है, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले एरिया को छोड़ के। अब हम बात करेंगे प्रेशर एंड विंड्स की। तो जो अपने यहाँ का क्लाइमेट है उसमें मतलब फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं, जैसे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो रीजन ऑफ नॉर्थ जो है ईस्टर्ली विंड्स हैं, ये विंड ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहाँ से, और ये साउथवर्ड्स आती हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ के माउंटेन्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये वहीं पर रुक जाती हैं, और जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है लेकिन हमारे यहाँ उतनी ठंड नहीं हो पाती, ओके। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब समर सीज़न आता है तो यहाँ पे जो मतलब लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, वो डेवलप होता है इंटीरियर एशिया में। तो उससे क्या होता है कि ये वेस्टवर्ड जाती हैं, मतलब समुद्र के ऊपर से जो मतलब विंड्स हैं वो क्रिएट होती हैं और ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ और वेस्ट तरफ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि समुद्र से जो विंड्स हैं वो मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से रेनफॉल होता है, ओके। तो अपर एयर सर्कुलेशन इस रीजन में जो बनता है, जो वेस्टर्ली फ्लो रहता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फ्लो है, इसी को हम जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। जेट स्ट्रीम जो है वो 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे हमें देखने को मिलती हैं। इन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है। ये जेट स्ट्रीम साउथ ऑफ हिमालयास ऑल थ्रू द ईयर, समर को छोड़ के ऑल थ्रू द ईयर चलती रहती हैं। और जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री का, यहाँ पे वेस्टर्ली फ्लो आती हैं। समर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक है। और जो मूवमेंट है, अपार्टमेंट मूवमेंट ऑफ द सन
एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसको सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोला जाता है, जो कि ओवर पेनिनसुलर इंडिया में है। अब जो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स है। जो मानसून विंड्स होती हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जो सेलर कभी इंडिया आए हैं हिस्टोरिक टाइम्स में, तो सबसे पहले उन्होंने ही नोटिस किया जो मानसून का फिनोमेनॉन है। इन्होंने मतलब रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम का फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि ये तभी से अपनी शिप से लेके आते थे, तभी जहाज़ लेके आते थे जब ये विंड्स चलती थी, तो इनको ज़्यादा फ्यूल भी नहीं लगता था, आराम से इनके जहाज़ जो हैं इंडिया में आ जाते थे। अब जो अरब से लोग आए हैं ट्रेडर, उन्होंने मतलब इस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम को ही मानसून नाम दिया है, तो ये उन्हीं का नाम दिया गया है मानसून। अब आप यहाँ पे 2 चार्ट देखेंगे, तो पहला चार्ट जो है वो है मंथ ऑफ जनवरी का। मंथ ऑफ जनवरी में आप अगर अच्छे से देखें तो पहले सरफेस विंड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो इस सीज़न में मंथ ऑफ जनवरी में आपको पता है कि आप कोल्ड फील करते हैं, है ना, तो इसकी वजह से जो ठंड है वो अपने मतलब जो इंडियन रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। जबकि आप ये जो डबल लाइन में देख रहे हैं ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है, जो कि ये ऊपर से निकल के होती हैं, ठीक है। इंडिया पे ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता नहीं है, सेंट्रल एशिया में पड़ता है, और एक नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है, तो उसका भी हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, ओके। तो आप मंथ ऑफ जनवरी में देख सकते हैं क्या हो रहा है, जो सरफेस विंड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है ठंडी हवाएं चलती हैं और कोल्डनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। अब हम सेकंड चार्ट देखेंगे जो कि मंथ ऑफ जून। तो इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि अब अपोजिट हो रहा है, जो सरफेस विंड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, साथ में जो अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी से होके इंडिया में जा रही हैं। तो इससे क्या होता है, जो सरफेस विंड अरेबियन सी के ऊपर से होके जाती हैं तो इनमें मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, और मॉइस्चर आने की वजह से ये क्लाउड फॉर्म करती हैं और इंडिया में इसकी वजह से बारिश होती है। उसके साथ ही आप बीच में एक क्रॉस देख रहे होंगे, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि आपको लिखा भी हुआ है कैसे है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, डॉट 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 में जो एरो है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बे ऑफ बंगाल से इंडिया की तरफ जा रही है। तो बे ऑफ बंगाल में जब ये जाती है तो वहाँ पे भी समुद्र के ऊपर से जब होके गुजरती है तो अपने साथ मॉइस्चर कलेक्ट करती है, पानी कलेक्ट करती है, क्लाउड फॉर्म होते हैं और बारिश होती है। तो मतलब आप देख रहे हो कि मंथ ऑफ जून में ही जो मतलब सिस्टम बनता है, विंड सिस्टम, उसकी वजह से अरेबियन सी से भी बारिश की जो हवा के साथ बारिश आती है और बे ऑफ बंगाल से भी, तो डबल बारिश होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो है रिवर्सल ऑफ विंड का जो सिस्टम बनता है, मानसून सिस्टम बनता है, इसलिए हमारे यहाँ के क्लाइमेट को बोला जाता है कि ये कैसा क्लाइमेट है, टाइप ऑफ मानसून है, ओके। अब यहाँ से मैं एक नॉर्मल वीडियो ऐड कर रहा हूँ जिसके थ्रू आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं। उसमें आपको मैप और चार्ट ईजिली मतलब आपको समझा दिए जाएंगे, ओके। तो आगे ये वीडियो देखें। तो आगे यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि देखिए जो मॉनसून्स हैं यानी मॉनसून विंड्स जो हैं उनका प्रभाव आपको ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलता है 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में। और इसको अगर हम मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जैसे मैप में हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है, इस रीजन तक हमारा 30 डिग्री आ रहा है और 20 डिग्री करीब हमारा यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर इसको अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ पर हो गया 20 डिग्री नॉर्थ और इसी तरीके से आपका 20 डिग्री साउथ आपका यहाँ पर करीब हो जाता है 20 डिग्री साउथ। तो इस रीजन में आपको मॉनसून विंड्स का असर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इंडिया का देखें तो ये 20 डिग्री को क्रॉस करके इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करके आपको करीब 30 डिग्री तक इसका असर देखने को मिलता है, यानी आपको हिमालय तक और जो आपके राजस्थान और पंजाब के एरिया भी जो हैं वो आपको 30 डिग्री के आसपास पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, इस चीज़ के डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि उतना डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम मॉनसून को समझना चाहते हैं, उसके पूरे मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को हम सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि फर्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है वो है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर creates low pressure on the landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हीटिंग और कूलिंग
डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग है लैंड और वाटर का, उसकी वजह से लैंड पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और सी पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लैंड है और एक तरफ हमारा सी है, तो लैंड जितना जल्दी गर्म होता है या फिर ठंडा होता है, उसके कंपैरिजन में सी उतना जल्दी गर्म या फिर ठंडा नहीं होता। और उसके वजह से देखते हैं हम कि जब लैंड पर काफ़ी कड़ा धूप पड़ता है तो इसकी वजह से जो लैंड है वो गर्म हो जाता है, इसकी वजह से जो एयर है लैंड के ऊपर वो गर्म होकर उठने लगता है और इस वजह से वहाँ पर एक तरीके का लो प्रेशर क्रिएट होता है। और वहीं अगर हम सी को देखें तो इसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में सी उतना जल्दी गर्म नहीं होता, पानी उतना जल्दी गर्म नहीं होता, इसलिए लैंड के कंपैरिजन में यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम जानते हैं कि जो एयर है वो फ्लो करता है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए कि एयर जब भी फ्लो करेगा तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ताकि उस जो लो प्रेशर है उसको एक तरीके से इक्विलिब्रियम में ला सके, बराबर प्रेशर में ला सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जिसे कि हम ITCZ के नाम से भी जानते हैं, ये गर्मी के दिनों में इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ से शिफ्ट होकर हमारे गंगा प्लेन के ऊपर आ जाता है। यानी जनरली ये 5 डिग्री नॉर्थ पर रहता है, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ पर रहता है, लेकिन ये गर्मी के दिनों में आपके गंगा प्लेन के ऊपर आकर शिफ्ट हो जाता है। अब ये ITCZ क्या होता है और इसका मानसून पर क्या प्रभाव होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए नॉर्मली ये होता है आपको 5 डिग्री नॉर्थ पर, करीब इस जगह पर नॉर्मली ये होता है। और ये क्या होता है, तो देखिए ITCZ एक तरीके का लो प्रेशर एरिया होता है। यानी कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस पूरे लाइन पर इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ पर लो प्रेशर एरिया होगा, और जिसको फिल करने के लिए जो ट्रेड विंड है या फिर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जिसे कि हम कहते हैं, वो इस तरफ मूव करते हैं। और सदर्न जो साउथ ईस्टर्ली विंड है वो भी फ्लो करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस चीज़ को तो हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो देखिए जब गर्मी के दिन आते हैं तो ये जो लाइन है हमारा ITCZ, ये शिफ्ट करके हमारे यहाँ पर आ जाता है, इस तरीके से हो जाता है, यानी हमारे गंगा प्लेन के ऊपर आ जाता है। तो जो लो प्रेशर एरिया पहले हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, अब यहाँ पर नहीं क्रिएट होता बल्कि यहाँ पर क्रिएट होता है हमारे गंगा प्लेन के ऊपर। तो जो हवाएं पहले यहाँ पर जा रही थी एयर को फिल करने के लिए, वो अब लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेंगी, जो कि हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। और इस चीज़ की वजह से जो हमारा एक तरीके से मॉनसून है या फिर जो हमारा विंड जो फ्लो करती है, वो अब बहुत ही ज़्यादा इंडिया की तरफ मूव कर जाएंगी और काफ़ी हाई स्पीड में वो मूव कर जाएंगी, यानी उनको काफ़ी एक तरीके से फोर्स मिल जाएगा। इसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो मडागास्कर है उसके ईस्ट में एक तरीके का हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, करीब 20 डिग्री साउथ के आसपास इंडियन ओशियन के ऊपर। और जो इंटेंसिटी है और पोजीशन है इस हाई प्रेशर एरिया का, वो इंडियन मॉनसून को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम मैप के ज़रिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मेडागास्कर है, ये हमारा मेडागास्कर, और इसके ईस्ट में यानी कि हमारा इस रीजन में हमारा यहाँ पर करीब हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। या ये तो 30 डिग्री है, ये 20 डिग्री के आसपास करीब यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। यहाँ पर जब हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ITCZ यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर ITCZ है और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, यानी कि यहाँ पर लो है और यहाँ पर हाई है। और हम जानते हैं कि जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो इस वजह से जो हमारा एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से मूव करेगा लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब एक चीज़ और है कि ये हाई प्रेशर कितना ज़्यादा है, हल्का सा हाई प्रेशर है, थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्रेशर है, या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है इसके हाई प्रेशर का, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। मतलब इस पर भी ये डिपेंड करता है कि हमारा मॉनसून कितना मजबूत होगा। अगर ये बहुत ही ज़्यादा हाई है तो मॉनसून विंड हमारा बहुत ही मजबूत होगा, अगर ये बहुत ही ज़्यादा लो है तो मॉनसून विंड हमारा कमज़ोर होगा, और ये नॉर्मल है तो मॉनसून विंड हमारा नॉर्मल होगा। यानी इस प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर भी हमारा मॉनसून काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो तिबेतियन प्लेटू है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है आपके समर के दौरान, और समर के दौरान हीट हो जाने की वजह से इसके ऊपर एक तरीके का लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और
और ये लो प्रेशर एरिया करीब 9 किलोमीटर एबव सी लेवल क्रिएट होता है। तो इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं कि देखिए एक तरीके का हमने देखा कि लो प्रेशर एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट हो रहा है, इसके साथ ही लो प्रेशर एरिया टिबेटियन प्लेटू पर भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, और इन सभी चीज़ों को मिलकर एक तरीके से काफ़ी फोर्स मिलता है। यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर भी लो है। तो ये जो हवाएं पहले बह रही थी, इनको इतना ज़्यादा अब फोर्स मिल चुका है कि ये आसानी से इस पूरे रीजन में पहुंच सके, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही मजबूती के साथ पहुंच सके और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश ये करवा सकें। इतना इनके पास अब ताकत पहुंच चुका है। इसके अलावा एक फैक्टर और है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, जो पहले इंडिया के एक तरीके से हिमालय के साउथ में यानी इंडिया की तरफ से बह रहे थे, वो अब इंडिया के ऊपर चले गए हैं गर्मी के दिनों में, आपको यानी हिमालय के दूसरी तरफ चाइना की तरफ से बह रहे हैं। और इसके साथ ही एक तरीके का ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो इंडियन पेनिनसुला के ऊपर से बह रहा है। इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मानसून को बल मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मानसून को मदद मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ITCZ का डेफिनेशन दिया गया है, वही चीज़ बताया गया है कि एक तरीके का लो प्रेशर एरिया ट्रफ है जो कि आपको इक्वेटर के आसपास रहता है। तो इस चीज़ को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए यहाँ पर जिन फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया कि इन फैक्टर्स की वजह से मॉनसून प्रभावित होता है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कि मॉनसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जो आपका सदर्न ओशियंस हैं उनके ऊपर प्रेशर कंडीशन कैसा है, इससे भी मॉनसून प्रभावित होता है। नॉर्मली अगर हम देखें जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पर जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं मैप के ज़रिए समझा दूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जैसे आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा तो देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन के कहा जा रहा है कि इस रीजन में जब हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो इस रीजन में हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्मली। और ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ के बहुत सारी डिटेल में जानकारी है, उतना डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको चाहूँ तो बहुत डिटेल में बता सकता था। तो देखिए आगे कहा जा रहा है कि ये तो हमने नॉर्मल प्रोसीजर देखा, लेकिन कुछ सालों में ऐसा होता है कि ये जो प्रेशर कंडीशन है बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, और ईस्टर्न इंडियन ओशियन के एक तरीके से ईस्टर्न इंडियन ओशियन के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होने के बजाय ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो है उस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ये जो आपका पीरियोडिक चेंज है प्रेशर का, ये इसको कहा जाता है सदर्न ओसिलेशन या फिर SO हम कहते हैं। तो देखिए ये चीज़ जो है आपको हर 2 से 3 साल 4 साल 5 साल में आपको ऐसा एक बार देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम इमेज के जरिए समझने की कोशिश करें तो देखिए नॉर्मली हमने क्या देखा कि नॉर्मली यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर हमारा लो प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन कई बार क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जब हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होगा हाई, तो इसके कंपैरिजन में ये जो रीजन है यहाँ पर हमारा लो प्रेशर, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा इमेज को शिफ्ट करता हूँ। हाँ यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर जब हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पर हमारा इस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको बारिश होगी और यहाँ पर काफ़ी फ्लड्स भी आते हैं इस वजह से। और ये जो चीज़ है यानी ये जो पूरा प्रोसेस है चेंज होने का कि कभी इधर कभी इस तरफ लो प्रेशर क्रिएट होगा तो कभी उस तरफ लो प्रेशर क्रिएट होगा, कभी यहाँ लो होगा तो कभी इधर लो होगा। तो इस चीज़ को एक तरीके से हम कहते हैं सदर्न ओसिलेशन। इसके डिटेल में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है इस चीज़ को, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए ये जो डिफरेंस है प्रेशर का ताहिती के ऊपर जो पैसिफिक ओशियन के इस लोकेशन पर है, या फिर जो डार्विन है आपका नदर्न ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन ओशियन के इस रीजन में है, इसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है मॉनसून के इंटेंसिटी को नापने के लिए, यानी कि प्रेशर किस जगह पर कितना आ रहा है, यानी उस आपके पैसिफिक ओशियन में कितना प्रेशर है, इंडियन ओशियन में कितना प्रेशर है, इन सभी की चीज़ को यूज़ करके मॉनसून के इंटेंसिटी को नापा जाता है। और इसके अलावा अगर कहा जा रहा है कि जो प्रेशर है अगर वो निगेटिव में आता है तो इसका मतलब है कि जो मॉनसून है वो तो या तो लेट होगा या फिर एवरेज स्थिति में होगा।
तो देखिए एसओ के साथ यानी सदर्न ओसिलेशन के साथ एक फीचर जुड़ा हुआ है अल नीनो। तो आखिर ये अल नीनो होता क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ने के लिए कहा नहीं गया है। तो देखिए अल नीनो में जो हमारा पेरुवियन कोस्ट है, यानी जो पेरू जगह है, पेरू देश है, उसके कोस्ट पर जनरली आपको कोल्ड करेंट आपको बहते हैं, यानी जो ओशियन करेंट है, यानी जो ओशियन का पानी है वो ठंडा होता है। लेकिन अल नीनो के दौरान करीब 2 से 5 सालों में कभी एक साल ऐसा होता है कि वहाँ पर वार्म ओशियन करेंट्स आने लगते हैं, यानी कि वहाँ का जो ओशियन का जो टेम्परेचर है, ओशियन का जो करेंट्स है, ओशियन का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो इस चेंज को हम एक तरीके से अल नीनो कहते हैं। और ये जो अल नीनो का प्रोसेस है ये एक तरीके से पूरे आपके पैसिफिक ओशियन में प्रेशर कंडीशन को चेंज करता है, और इस चीज़ के वजह से भी आपका जो मानसून है वो प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सदर्न ओसिलेशन है ये प्रभावित कर रहा है मानसून को, और ये आपका डिपेंड कर रहा है अल नीनो पर, क्योंकि अल नीनो जो है वो सदर्न ओसिलेशन को प्रभावित करता है। इस वजह से इस पूरे फिनोमिनन को हम एनजो कहते हैं, जिसे कि हम अल नीनो सदर्न ओसिलेशन कहते हैं। तो मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको शॉर्ट में ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो डिटेल में इसका जो वीडियो है वो 1 घंटे का, आधे घंटे का लगभग चला जाएगा, और आपको उतना डिटेल में यहाँ पर पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए इसके बाद जो हमारा बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉवल, यानी मानसून किस तरीके से इंडिया तक पहुँचता है और कैसे वो वापस जाता है, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सुएटिंग इन नेचर। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए हमने जो ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा था, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स था, उसको हमने देखा था कि वो सालों भर एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। और इसके लिए मैं आपको अगर इमेज दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपके ट्रेड विंड्स है, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स भी कहते हैं, ये आपको सालों भर इसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉनसून के बारे में, तो मॉनसून के साथ ऐसा नहीं है। मॉनसून जो है, मॉनसून के ऊपर बहुत तरह के डिफरेंट आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रभावित करते हैं उस चीज़ को, कि उन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मॉनसून मजबूत होगा, कमज़ोर होगा, या फिर किस तरीके से मॉनसून अपने साथ पानी लाएगा, नहीं लाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती है। और जो मॉनसून है उसका नेचर पल्सेटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी देखिए इस डायरेक्शन में बहता है और कभी इस डायरेक्शन में बहता है। यानी हम देखते हैं कि वो आपके मॉनसून के सीजन में इस डायरेक्शन में आता है, लेकिन जब रिट्रीटिंग मॉनसून का समय आता है तो वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मॉनसून जो है वो उसका जो नेचर है वो काफ़ी अलग है आपके ट्रेड विंड्स के मुकाबले, और इसका एक अपना नेचर है मॉनसून का। और अगर हम मॉनसून की बात करें तो मॉनसून का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 100 to 120 डेज, और इसकी शुरुआत होती है अर्ली जून से, और ये करीब मिड सितंबर तक आपको रहता है। और अपने अराइवल के टाइम पर जो नॉर्मल रेनफॉल है वो अचानक इंक्रीज कर जाता है, और अचानक आपको कई दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है। और अगर आप देखते होंगे, अभी आप मानसून का अभी सीज़न है, अभी आप अगर देख रहे होंगे अपने आसपास, तो आप देख रहे होंगे कि अचानक बारिश आई और अचानक कई दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर ही हो रही है, लेकिन कई दिनों तक लगातार हो रही है, और इसको कहा जाता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। और इसको आप एक तरीके से अगर आप मॉनसून के अलावा जो बारिश होती है उससे अगर आप कंपेयर करें इसको, तो आसानी से डिस्टिंग्विश करने पाएंगे कि देखिए ये जो बारिश है ये मॉनसून की बारिश है, और इसके जो पहले बारिश हो रही थी वो मॉनसून की नहीं थी। तो देखिए अगर हम मॉनसून की बात करें तो जो मॉनसून है वो इंडियन पेनिनसुला, यानी जो इंडिया है उसके सदर्न टिप पर पहुंचता है जून के फर्स्ट वीक में, यानी 1 से 5 जून जनरली माना जाता है। 1 से 5 जून के बीच में वो सदर्न टिप पर पहुंचता है। और जब ये सदर्न टिप पर पहुंचता है तो वहाँ पर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, 2 ब्रांचेज इसके हो जाते हैं। पहला तो होता है आपका अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसको मैं आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्यों होता है और क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं। इंडिया के मैप में जो मॉनसून है वो इस जगह पर पहुँचता है, इस रीजन में पहुँचता है, इस रीजन में सबसे पहले वो पहुँचता है आपको करीब 1 से 5 जून के बीच में।
1 से 5 जून के बीच में ये यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इस रीजन में यहाँ पर इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स हैं, और वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो मॉनसून को एक तरीके से 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। और यहाँ से जब मॉनसून यहाँ आता है तो एक हिस्सा मॉनसून जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, और एक हिस्सा मॉनसून का जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। और वो जो मॉनसून है, जो अरेबियन सी मॉनसून है, जो इस रीजन में जाता है, इसको अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं मॉनसून का, और इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए जो अरेबियन सी ब्रांच है वो मुंबई करीब 10 दिन में पहुँचता है, करीब 10 जून के आसपास। और ये जो स्पीड है मॉनसून का, ये काफ़ी रैपिड स्पीड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, तो ये भी काफ़ी स्पीड में फ्लो करता है, और ये आसाम आपको जून के फर्स्ट वीक में ही पहुंच जाता है। और इसके बाद जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं आपको आसाम के आसपास, यानी कि जो हिमालय के और भी जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, वो इसको वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं, यानी आपको सेंट्रल इंडिया की तरफ मोड़ देते हैं। और फिर ये आपको गंगा प्लेन्स के ऊपर चले जाते हैं, फ्लो करके गंगा प्लेन्स तक पहुंच जाते हैं। और मिड जून आते आते जो अरेबियन सी ब्रांच है वो आपको सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में पहुंच जाता है, और इसके साथ ही जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे पहुंच जाता है। और इसके बाद जो अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये आपस में फिर मर्ज हो जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गंगा प्लेन्स के ऊपर। और जो दिल्ली है वहाँ पर आपको मॉनसून शावर आपको जनरली 29 जून के आसपास देखने को मिलती है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा इमेज के जरिए समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर 1 जून को यहाँ मॉनसून आया। 1 जून को मॉनसून आने के बाद यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट से मॉनसून टकराया, तो ये जो हिस्सा था ये आपको अरेबियन सी ब्रांच बन गया, ये इधर चला गया मॉनसून। और मॉनसून का एक और हिस्सा निकला जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, और इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये यहाँ पर पहुँचा, असम जो है रीजन वहाँ पर पहुँचा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पहाड़ है, इस तरीके से हिमालय का पूरा स्ट्रक्चर है। तो हिमालय के इस स्ट्रक्चर से टकरा कर ये जो मॉनसून होता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, इस तरफ आ जाता है आपके सेंट्रल इंडिया की तरफ, यानी इस रीजन में ये आ जाता है। तो यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर आपको अरेबियन सी ब्रांच जो है ये 10 जून के आसपास आपको मुंबई पहुँचता है, 10 जून, और करीब 15 जून तक आपको सौराष्ट्र कच्छ के आसपास गुजरात में पहुंचता है। और अगर हम देखें तो जून के मिडिल में आपको 15 से 20-25 तारीख तक ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये आपको इस रीजन में पहुंच जाते हैं, और यहाँ आकर आपको मिल जाते हैं गंगा प्लेन के ऊपर। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको 29 जून को यहाँ पर बारिश होनी शुरू होती है। यहाँ पर मानसून जो है वो 29 जून के आसपास पहुँचता है। और जुलाई के फर्स्ट वीक में जो ये मॉनसून है ये आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, इस रीजन में पहुंचता है। और जुलाई के मिड आते आते तक, यानी 15 जुलाई के आसपास जो मॉनसून है वो हिमाचल प्रदेश तक पहुंचता है। और देश के बाकी जो हिस्से हैं जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा, जैसे जम्मू कश्मीर और भी जो हिस्से हैं वहां तक ये जो मॉनसून है ये पहुंचता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई हमारे मॉनसून किस तरीके से आता है, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मॉनसून वापस कैसे जाता है, तो मॉनसून जिस तरीके से आया था उसी प्रोसेस में वो वापस जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। और जो विड्रावल है मॉनसून का ये आपको सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से शुरू होता है, यानी जो आपके राजस्थान हो गए, पंजाब हो गए, इन रीजन से शुरू होता है सितंबर के शुरुआत से। और मिड अक्टूबर आते आते तक ये आपको इंडिया के नॉर्दर्न हाफ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और इसके बाद जो विड्रावल है सदर्न हाफ से ये काफ़ी रैपिड होता है, काफ़ी जल्दी होता है। और दिसंबर के शुरुआत में ये जो मॉनसून है ये पूरी इंडिया से आपको वापस चला जाता है, वापस निकल जाता है। तो देखिए अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स में जो पहली बारिश होती है मॉनसून की, वो आपको जब मॉनसून इंडिया की तरफ आ रहा होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, यानी इंडिया की तरफ आ रहा होता है, उस समय में पहली बारिश आइलैंड्स पर आपको अप्रैल
के लास्ट वीक में या फिर आपको मई के फर्स्ट वीक के आसपास होती है। और जब मॉनसून वापस जा रहा होता है उस समय में ये जो रीजन है यहाँ पर आपको जब नॉर्थ टू साउथ जा रहा होता है उस समय में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बीच में आइलैंड्स के ऊपर से मॉनसून वापस जाता है। और इस समय तक जो पूरी कंट्री है वहाँ पर विंटर मॉनसून आपको आ रहा होता है, यानी कि जो विंटर का सीजन है वो आपको देखने को मिलता है। तो हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के सीजन्स के बारे में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट के बारे में, तो इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, तो जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तभी हमने देखा था कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है और ये एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है। और इस तरीके के क्लाइमेट में जो सीजनल पैटर्न होता है वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी एक तरीके से डिफर करता है दूसरे जगहों से या फिर दूसरे तरीके के क्लाइमेट से। और इस जगह पर यानी जहाँ पर भी मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है वहाँ पर जो वेदर कंडीशन होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज करता है एक सीज़न से दूसरे सीज़न में। और ये जो चेंजेस हैं इनको आप आसानी से नोटिस कर सकते हैं जो कंट्री के इंटीरियर इलाके हैं उन इलाकों में, यानी जो इलाके समुद्र से दूर हैं और काफ़ी दूर हैं, जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये जो रीजन्स हैं ये आपको समुद्र से दूर हैं, ओशियन से दूर हैं, इसलिए यहाँ पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस या फिर जो सीज़न का चेंज है ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा या फिर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप बात करें कोस्टल एरियाज़ की तो वहाँ पर उतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है जितना कि आपको इंटीरियर इलाकों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ होती है, जैसे रेनफॉल पैटर्न जो है वो आपको एक तरीके का सिमिलर रहता है, चाहे आप कोस्टल एरिया में जाएँ या फिर आप इंटीरियर इलाकों में जाएँ, तो रेनफॉल पैटर्न जो है वो वेरी करता है, बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। जैसे मानसून आएगा तो बहुत ही बारिश होगी, सर्दियों में बारिश नहीं होगी, गर्मियों में बारिश नहीं होगी। तो ऐसा आपको सिमिलर आपको कोस्टल रीजन में भी होगा और इंटीरियर इलाके में भी होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टेम्परेचर चेंज की या फिर सीजन चेंज की तो वैसा उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कोस्टल रीजन में और कंट्री के इंटीरियर इलाकों में। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपसे हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस, यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपने कितने सारे सीजन्स को एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 मेन सीजन जो हैं जिनको कि हम इंडिया में आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सीजन्स हैं द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। तो देखिए, इन सभी जो सीजन्स हैं 4 तरह के सीजन्स हैं इंडिया में और एक तरीके का इसका आपका एक लोकल वेरिएशन आपके इलाके में मौजूद है। जैसे कि अगर आप चले जाएंगे आप कश्मीर में तो वहाँ पर आपको गर्मी जो है वो आपको यूपी के जैसा नहीं होता है। वहाँ पर गर्मी में टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री या फिर 20 डिग्री तक रहता है, वहाँ पर आपको कभी भी लू नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में जाते हैं या फिर आप तेलंगाना के रीजन में जाते हैं या फिर आप चले जाते हैं यूपी में तो वहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री 44 डिग्री इतना रहता है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको लू देखने को मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टेम्परेचर देखिए, जो सीज़न है इंडिया का वो मेनली 4 ही हैं, लेकिन उन सभी सीजन्स के एक अपने रीजनल वेरिएशन है, एक अपना रीजनल टाइप है, यानी कि कहाँ आप रहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वेदर फील करेंगे या फिर महसूस करेंगे। तो देखिए, इसके बाद अब हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं, यानी कि पहले सीजन को देखते हैं और वो है हमारा द कोल्ड वेदर सीजन, जिसे कि हम विंटर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जो कोल्ड वेदर सीजन है वो आपको मिड नवंबर से शुरू होता है नॉर्दर्न इंडिया में और ये करीब फरवरी तक रहता है। और इसमें जो दिसंबर और जनवरी है वो सबसे कोल्डेस्ट महीने होते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और जो टेम्परेचर है वो साउथ टू नॉर्थ डिक्रीज करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए ये हुआ कि जब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे इंडिया में, तो मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूं। तो देखिए, ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो इसमें आप जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ जाएंगे यानी इस तरफ से ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, वो गिरता जाएगा। तो देखिए, इस चीज़ का रीज़न हमने पिछले वीडियो में देखा था, पीछे के एक वीडियो में, वहाँ पर हमने कॉन्टिनेंटालिटी की बात की थी। वही एक रीज़न है कि देखिए, जो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा नहीं गिरता, उतना ज़्यादा कम नहीं होता या फिर उतना ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का वो करीब 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में रहता है सर्दी के दिनों में। और सर्दी के दिनों में जो
डेज होते हैं वो वार्म होते हैं और वहीं जो रातें होती हैं वो काफ़ी ठंडी होती है। और इसके अलावा फ्रॉस्ट जो है वो एक काफ़ी कॉमन है नॉर्दर्न रीजन में। और जो हायर स्लोप है हिमालय के, यानी कि हिमालय के ऊपरी इलाकों में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा फीचर हम कह सकते हैं। जो एक तरीके से दृश्य होता है स्नोफॉल का वो काफ़ी सुंदर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस सीजन के दौरान जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो हैं वो एक तरीके से कंट्री पर हावी हो जाते हैं और उनका असर काफ़ी देखने को मिलता है। और ये जो विंड्स होते हैं ये लैंड से सी की ओर बहते हैं। इस वजह से ये जो विंड्स हैं ये बारिश नहीं करवाते और इस वजह से ये जो सीज़न होता है एक तरीके से ड्राई सीजन होता है, इसमें आपको बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में वहाँ पर एक तरीके से बारिश आपको देखने को मिलती है और उसका रीज़न ये है कि जो वहाँ पर विंड है वो सी से लैंड की ओर बहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सी से लैंड की ओर बहता है, और अगर हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कह रहे हैं कि लैंड से सी की ओर बहता है। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि देखिए जो विंड है यानी कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच है मॉनसून का, वो इस तरफ से फ्लो करता है, इस तरफ से जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। लेकिन जब ये रिट्रीट होने लगता है मॉनसून तो इस तरीके से आता है, इस तरफ से। तो इस तरफ से हम आते हुए देख रहे हैं तो देखिए यहाँ से जो आपको हवाएं आ रही हैं यानी जो मॉनसून विंड्स आ रहा है वो इस रीजन में आपको बारिश करवाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका तमिलनाडु का कोस्टल रीजन है वहाँ पर आपको विंटर सीजन में भी बारिश होती है। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स। तो देखिए कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में एक हल्का सा हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है और इसकी वजह से लाइट विंड्स जो हैं वो इस रीजन से बाहर की ओर फ्लो करने लगती हैं और रिलीफ के वजह से रिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर ये जो विंड्स हैं ये गंगा वैली की तरफ फ्लो करती हैं और ये फ्लो करती हैं वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, यानी वेस्ट जो रीजन है उस तरफ से इस तरफ से ऐसे फ्लो करती हैं। और इस सीजन में जो वेदर है वो नॉर्मली क्लियर स्काई होता है वेदर में, और टेम्परेचर लो होता है और इसके साथ ही ह्यूमिडिटी भी लो होती है और हल्का जो है एक तरीके से विंड फ्लो आप करते हुए देख सकते हैं इस सीजन में। और देखिए इसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कोल्ड वेदर सीजन का कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर आपको साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं जो कि वेस्ट से आते हैं और नॉर्थ वेस्ट साइड से आते हैं। और ये जो लो प्रेशर सिस्टम्स है ये जनरली आपको ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी से और वेस्टर्न एशिया से, और फिर ये इंडिया में मूव करते हैं वेस्टर्ली फ्लो के साथ। और ये जो हैं ये विंटर रेन्स जो हम आपको सर्दी के दिनों में बारिश देखते हैं ये इन्हीं के द्वारा होता है, और इसके साथ ही जो हम माउंटेन्स में स्नोफॉल देखने को हमें मिलता है वो भी इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। और ये जो टोटल अमाउंट है इनके द्वारा अगर कराए गए बारिश का वो तो अमाउंट काफ़ी कम होता है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो बारिश है ये आपको रबी क्रॉप्स कराने में हेल्प करता है। और ये जो विंटर रेनफॉल है इसको रीजनली महावत कहा जाता है। और देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पेनिसुलर रीजन है वहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हमने जैसे बात की कि जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है सी का, उसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है पेनिसुलर रीजन में, और इस वजह से गर्मी के दिनों में उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और सर्दी के दिनों में जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडिया जैसा 5 डिग्री या फिर 2 डिग्री जितना भी नहीं गिरता है। और वहीं विंटर के सीजन में अगर हमने जैसे देखा था कि चेन्नई में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 20 to 25 डिग्री होता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो पेनिसुलर रीजन है वहां पर वेल डिफाइंड आपको विंटर सीजन है, वहां पर विंटर सीजन न के बराबर है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सीजन, वो है हमारा द हॉट वेदर सीजन जिसे कि हम समर भी कहते हैं। तो देखिए जब हॉट वेदर सीजन आता है उस समय में जो सन है वो नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है और इस वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इमेज के जरिए आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ जैसे इमेज में आप देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है और इसके साथ ही हमारी जो पृथ्वी है वो इतने डिग्री पर झुकी हुई है और इसी एक्सिस पर वो गोल गोल घूमती है। और ऐसा होता है कि जब दिसंबर का महीना होता है इस समय में हमारी जो पृथ्वी है
उसमें जो हमारा इंडिया है वो सन के डायरेक्ट इम्पैक्ट से काफ़ी दूर चला जाता है, यानी इस जगह पर इंडिया रहता है। तो इस तरीके से घूमने पर वो हमेशा सन के डायरेक्ट इम्पैक्ट से दूर रहता है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं जून के दौरान, यानी जब हमारे देश में गर्मी होती है, उस समय जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया है और ये सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, यानी बिल्कुल सीधे रहती है। तो हम जैसा कि देखते हैं कि इक्वेटर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है सन का, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और जून के दौरान ये जो इम्पैक्ट है ये हमारे इंडिया पर पड़ता है। और यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप अर्थ का इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर नॉर्मली हमारा जो सबसे ज़्यादा हीट बेल्ट है, सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गर्मी के दिनों की, तो गर्मी के दिनों के दौरान जो हमारा पृथ्वी है वो थोड़ा सा घूम जाता है, यानी कि इस तरीके से हो जाता है। और इस तरीके से होने पर जो हमारा अर्थ इंडिया है इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट सन का पड़ने लगता है, और इस वजह से हमें जो हीट है वो ज़्यादा महसूस होता है गर्मी के दिनों में, और इंडिया में हम एक तरीके से गर्मी फील करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो मार्च से मई का महीना होता है वो इंडिया में हॉट वेदर सीजन होता है। और इसके आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए जो इन्फ्लुएंस है हीट बेल्ट के शिफ्ट होने का वो क्लियरली आप महसूस कर सकते हैं टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में, जो कि आप मार्च से मई तक आप महसूस करते हैं, जो कि आप रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम मार्च में बात करें तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इंडिया में, जो कि आप डेक्कन प्लेटू में महसूस करते हैं। और वहीं अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में जो टेम्परेचर है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, वो करीब 42 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाता है। और वहीं अगर हम मई की बात करें तो ये टेम्परेचर करीब 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और वहीं पेनिनसुलर इंडिया जो है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो सी है वो किसी भी जगह के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा राइज होने से या बहुत ज़्यादा कम होने से रोक देता है या फिर कंट्रोल कर लेता है। तो इस वजह से जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर हीट ज़्यादा होने के बावजूद, सन से ज़्यादा हीट आने के बावजूद, वहाँ पर जो सी है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा राइज करने से रोक देता है। और देखिए जो समर मंथ्स होते हैं वो काफ़ी टेम्परेचर राइज को देखते हैं, और जो एयर प्रेशर होता है वो काफ़ी फॉल कर जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यानी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। और मई के अंत तक एक काफ़ी लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इस रीजन में, थार डेजर्ट से लेकर पटना तक, इस और छोटा नागपुर के रीजन तक, इस पूरे एरिया में एक काफ़ी लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर जो एयर सर्कुलेशन है वो काफ़ी शुरू हो जाता है इस सीज़न में, और काफ़ी आपको एयर सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो देखिए इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है हॉट वेदर सीजन का, और वो है लू। तो लू क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता है, आपने इसका कई बार नाम सुना होगा, आपके माता पिता इसका नाम लेते होंगे या फिर आपके टीचर्स आपको इसके बारे में बताते होंगे। तो देखिए लू काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं जो कि गस्टी होते हैं, हॉट होते हैं, और इसके साथ ही ड्राई होते हैं। इसका मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं होता, इसमें पानी नहीं होता, और ये आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फ्लो करते हैं, और कुछ समय ये आपको इवनिंग तक भी फ्लो करते हुए देखे जाते हैं। और ये आपने तो सुना ही होगा कि लू से आपको बचना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर में चले जाएं इन विंड्स के तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, काफ़ी एक तरीके से सीरियस हो सकता है। और इसके साथ ही डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन है मई के महीने में नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये जो स्टॉर्म्स हैं ये एक तरीके का टेम्पररी रिलीफ लाने का काम करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इसके साथ ही लाइट रेन भी होती है, हल्की सी बारिश भी होती है, और ठंडी हवा भी बहती है। और इसके साथ ही जो सीजन है उसमें आपको लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स, यानी कि छोटे छोटे थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही वॉयलेट काफ़ी तेज हवाएं आपको देखने को मिलती हैं, और हल्की बारिश भी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तरीके के होते हैं। और देखिए जब समर सीजन के अंत का समय आता है, यानी कि मानसून के पहले का जब समय आता है, तो जो केरल और कर्नाटक है वहाँ पर आपको प्री मानसून शावर्स भी होते हैं, और ये एक तरीके से हेल्प करते हैं मैंगोज़ को राइप करने में, मैंगोज़ को पकने में, और जिन्हें कि हम इन बारिशों को मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो, और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और अब हम पढ़ने वाले हैं रेनी सीजन को, यानी कि है एडवांसिंग मानसून को। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ देखा था समर सीजन में, कि समर सीजन में जो हमारा समर सीजन जब आता है
तो उस समय में जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वहाँ पर एक तरीके का लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। और जून के आते आते तक ये जो पूरा लो प्रेशर कंडीशन है ये काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाता है, काफ़ी मजबूत हो जाता है। और इसके मजबूत होने की वजह से ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है। और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं ये ओरिजिनेट करते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया से, सदर्न ओशियन से, और इक्वेटर को क्रॉस करके और इंडिया की ओर ये ब्लो करते हैं, इंडिया की ओर ये मूव कर जाते हैं, इंडियन पेनिनसुला की ओर मूव कर जाते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको मैप के ज़रिए दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे मैप देख सकते हैं, एशिया का मैप है और इंडियन ओशियन का मैप है। इसमें यहाँ पर हमारा ये जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ। लो प्रेशर एरिया के जनरेट होने की वजह से ये जो रीजन है यहाँ से एयर को ये अट्रैक्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर से, और ये इस तरीके से मूव कर जाता है एयर, और ये इंडियन पेनिनसुला रीजन में आता है। और इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो विंड्स हैं ये वार्म ओशियन के ऊपर से ब्लो करते हैं, और वार्म ओशियन के ऊपर से ब्लो करने की वजह से ये अपने साथ काफ़ी मॉइस्चर ले लेते हैं और मॉइस्चर को अपने साथ सब कॉन्टिनेंट तक ले आते हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ले आते हैं। और ये जो विंड्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये करीब 30 किलोमीटर पर आवर के एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज स्पीड से ये फ्लो करते हैं, ब्लो करते हैं। और अगर हम मॉनसून विंड्स की बात करें तो ये पूरे कंट्री को एक महीने में करीब कैप्चर कर लेते हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट यानी जो राजस्थान के कुछ हिस्से हैं या फिर जो गुजरात के कुछ हिस्से हैं उनको अगर छोड़ दें तो बाकी पूरे कंट्री को एक महीने में ये पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। और इसके आगे अगर हम बात करें तो जो साउथ वेस्ट मानसून है उनका जो इनफ्लो होता है इंडिया में, उसके वजह से जो वेदर है, वेदर कंडीशन है इंडिया का, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इस सीज़न के शुरुआत में जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट के, यानी जो जिस तरफ से विंड्स आ रहे हैं वेस्टर्न घाट में, उस तरफ काफ़ी रेनफॉल होता है, 2.5 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। और इसके साथ ही जो डेक्कन प्लेटू है या फिर जो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर भी कुछ अमाउंट रेन का वहाँ पर भी होता है। इसके बावजूद कि वो जो रीज़न है वो रेन शैडो एरिया है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए इस तरफ से हमारा जो मॉनसून विंड्स है इस डायरेक्शन में आते हैं। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपने पिछले वीडियो में देखा है, पीछे के वीडियो में, कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पर वेस्टर्न घाट होने की वजह से यहाँ जो हमारा ये जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये वेस्टर्न घाट होने की वजह से ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा दूसरा कलर दिखाता हूँ, ये जो रीजन है ये एक तरीके का रेन शैडो एरिया बन जाता है, यानी पहाड़ के दूसरी तरफ जो है वो रेन वाले विंड्स जो है वो पहुँच नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ जो है वो बारिश होती है, क्योंकि कुछ जो एयर है वो इस तरीके से फ्लो करके इस पूरे माउंटेन रेंज से ऊपर से फ्लो करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इस रीजन में यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं या फिर जो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इस सीज़न का जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो आपको नॉर्थ ईस्ट कंट्री के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको होती है। और जो हमारा मासिन राम है उसको आप जानते ही होंगे कि वहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ये जो मासिन राम है ये खासी हिल्स के सदर्न रेंजेस में स्थित है और यहाँ पर हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके साथ ही जो रेनफॉल है गंगा वैली में वो डिक्रीज़ करती है ईस्ट टू वेस्ट, और जो राजस्थान है या फिर गुजरात के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी कम होती है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको मैप के ज़रिए दिखा दूँ ताकि आपको समझ में ये आ जाएगा। तो देखिए जो मानसून है वो इस तरीके से फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, और इस डायरेक्शन में फ्लो करने पर यहाँ पर हमारा करीब हमारा जो मासिन राम है यहाँ पर स्थित है। तो इसके साथ ही इस रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और जैसे जैसे इस डायरेक्शन में हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो बारिश है वो कम होते जाता है। और इसके साथ ही ये जो रीजन है यहाँ पर जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा कम होती है पूरी कंट्री में अगर हम एक तरीके से देखें तो, और ये नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं या फिर बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर बारिश होती है इस रीजन में।
तो देखिए इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जुड़ा हुआ है मॉनसून के साथ, और वो है ब्रेक्स इन रेनफॉल। ब्रेक्स इन रेनफॉल कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि मॉनसून आता है तो लगातार आपको सिर्फ बारिश ही होती रहती है। कई बार आप देखते होंगे कि कई दिनों तक बारिश हो रही है, फिर कई दिनों तक आपको बारिश नहीं हुई, फिर आपको कई दिनों तक बारिश हुई। तो इस तरीके का एक आप देखते होंगे कि मॉनसून के बारिश के बीच में आपको ब्रेक देखने को मिलता होगा। और ये जो ब्रेक्स हैं मॉनसून में, ये आपको जुड़े हुए हैं मॉनसून ट्रफ के साथ। तो आखिर ये मॉनसून ट्रफ होता क्या है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए इस चीज़ के लिए मैं मैप का यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैप है इंडिया का। तो मॉनसून ट्रफ आखिर होता क्या है, तो मॉनसून ट्रफ एक तरीके का रीजन होता है जहां पर जो हमारा इस तरफ से आने वाले विंड है, यानी जो हमारे वेस्टर्ली विंड्स हैं, साउथ वेस्टर्ली, और इस तरफ से जो आने वाले विंड हैं वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये जनरली इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये जनरल इसका पोजीशन होता है। इसका मैं इमेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि ये जो पोजीशन है ये आपका इस तरीके का रीजन होता है जहाँ पर ये दोनों विंड्स जो हैं ये आकर मिलते हैं। और जो हमने ITCZ की बात की थी, ITCZ ये इसी का हिस्सा होता है। ये जो हमारा मॉनसून ट्रफ होता है ये इसी का हिस्सा होता है। ये एक अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनसून ट्रफ होता क्या है, तो सिंपली आप कहेंगे कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर जो हमारे विंड्स हैं, जो मॉनसून विंड्स हैं और हमारे जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, वो आकर मिलते हैं, मीट करते हैं। तो आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि देखिए जो बहुत सारे रीजन से ये जो ट्रफ है ये अपना एक्सिस चेंज करते रहती है, नॉर्थवर्ड या फिर साउथवर्ड, और इसकी वजह से जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो डिटरमाइन होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए जब एक्सिस मॉनसून का ट्रफ लाई करता है प्लेन्स के ऊपर, तो या इस रीजन में जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके अलावा अगर ये एक्सिस जब शिफ्ट हिमालय की तरफ कर जाता है तो इसके वजह से जो प्लेन्स रीजन है वहाँ पर जो ड्राई स्पेल है, यानी आप सूखा एक तरीके से देखते हैं कि मानसून के दौरान कई दिनों तक, 5 दिनों तक, 10 दिनों तक बारिश नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में जो मानसून ट्रफ है वो हिमालय की तरफ शिफ्ट कर गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मानसून ट्रफ जब हिमालय की तरफ मूव कर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है माउंटेन एरिया में, और इसकी वजह से आपको डिवास्टेटिंग फ्लड्स आपको देखने को मिलते हैं, या फिर जो लाइफ है या फिर प्रॉपर्टी है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जो फ्रीक्वेंसी है या फिर इंटेंसिटी है ट्रॉपिकल डिप्रेशन का, वो भी डिटरमाइन करता है कि मानसून का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिकल डिप्रेशन यहाँ पर बात की गई है, इसको डिस्कस करने से पहले इस मॉनसून ट्रफ के इम्पैक्ट को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इमेज को अगर हम देखें तो इमेज में यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए ये जनरल पोजीशन है मॉनसून ट्रफ का। अगर ये मॉनसून ट्रफ ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाए और मॉनसून ट्रफ हमारा ये पोजीशन ले ले, यहाँ पर अगर मॉनसून ट्रफ हो जाए, यानी कि जो हमारे मॉनसून विंड्स हैं और जो ट्रेड विंड्स हैं यहाँ पर मिलेंगे, तो बारिश यहाँ पर ज़्यादा होगी इस रीजन में, और हमारा जो प्लेन्स का रीजन है यहाँ पर आपको बारिश उतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जनरल पोजीशन यहाँ पर है, लेकिन हमारा जो मॉनसून ट्रफ है वो शिफ्ट करके इस रीजन में आ गया, अगर इस रीजन में आ गया तो जो बारिश है वो हमें ज़्यादा इस रीजन में देखने को मिलेगी और हिमालय के रीजन में आपको बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि जो हमारा मॉनसून ट्रफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे बारिश को, हमारे मॉनसून को, कि जिस रीजन में मॉनसून ट्रफ होगा उस रीजन में हमारा जो बारिश है वो ज़्यादा होगा। यानी अगर प्लेन्स के ऊपर हमारा मॉनसून ट्रफ है तो इस रीजन में आपको काफ़ी बारिश देखने को मिलेगा, और अगर ये नीचे घसक गया, नीचे आ गया, तो इस रीजन में बारिश ज़्यादा होगी। लेकिन यहीं अगर ये हिमालय की तरफ चला गया तो इस रीजन में बारिश आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको काफ़ी फ्लड्स भी आपको देखने को मिलते हैं हिमालय के ऊपर नदियों में। तो उसका यही रीज़न होता है जनरली। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है या फिर इंटेंसिटी है ट्रॉपिकल डिप्रेशन का, ये डिटरमाइन करता है कि मॉनसून रेंज का ड्यूरेशन या फिर अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता क्या है। तो देखिए ट्रॉपिकल डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन कुछ खास नहीं होता, ये सिंपली एक तरीके का साइक्लोन होता है। तो ये जो साइक्लोन आप इमेज से समझ रहे होंगे यही हमारा ट्रॉपिकल डिप्रेशन है। तो देखिए हम जो साइक्लोन्स चक्रवात तूफान जिसे कि हम कहते हैं,
उसी का एक तरीके का प्रकार है ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन। और अगर हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन की बात करें तो ये आपका साइक्लोन का एक प्रकार है जिसका नाम दिया गया है ट्रॉपिकल डिप्रेशन, इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल डिप्रेशन में जो विंड का स्पीड होता है वो 30 किलोमीटर पर आवर से कम होता है, और इससे ऊपर जाएगा तो कुछ नाम और दिया जाएगा। 60 किलोमीटर के ऊपर अगर स्पीड होगा इसमें विंड का तो उसका कुछ और नाम हो जाएगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस किए गए हैं साइक्लोन्स के, तो उसमें एक तरीके का क्लासिफिकेशन है ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन। और अगर हम बात करें ट्रॉपिकल डिप्रेशन की, तो जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है वो मॉनसून ट्रफ जो है उसके एक्सिस को फॉलो करता है, यानी जिस तरीके से हमारा मॉनसून ट्रफ होगा उसी रास्ते से वो फॉलो करते हुए वो इंडिया में आ जाएगा। इंडिया मेनलैंड जो है यानी ज़मीनी इलाका है वहाँ पर ये आ जाएगा। और इसकी वजह से आप देखते होंगे कि आपको आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में आपको जो तूफान आते हैं, तटीय तूफान आपको समुद्र से होते हुए, वो यही होते हैं। ट्रॉपिकल डिप्रेशन हम कह सकते हैं उनको, या फिर चक्रवात तूफान हम कह सकते हैं। तो देखिए जो मॉनसून है उसको उसके अनसर्टेनिटीज़ के लिए भी जाना जाता है। जो अल्टरेशन है ड्राई और वेट स्पेल्स का, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या फिर ड्यूरेशन में मॉनसून के बारिश का, यानी जो बारिश है वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी लंबे समय तक होती है, कभी ड्राई स्पेल यानी जो हमारा मॉनसून ब्रेक है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, कभी मॉनसून ब्रेक छोटा हो जाता है। तो ये एक तरीके से काफ़ी अनसर्टेन है कि मॉनसून जो है वो कैसा होगा। और अगर हम बात करें तो मॉनसून जो है वो एक इलाके में काफ़ी बारिश कराता है जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं, और दूसरे इलाके में बारिश कम होने की वजह से सूखा भी हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मॉनसून की, जो मॉनसून है वो काफ़ी इरेगुलर होता है अपने अराइवल में और रिट्रीट में, और इस वजह से जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स है कंट्री के जो कि डिपेंड करते हैं मॉनसून के ऊपर अपनी खेती के लिए, अपनी रोजगार के लिए, उनको काफ़ी एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ता है, काफ़ी उनको परेशानी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हम पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मॉनसून, जिसे कि हम ट्रांजिशन सीजन भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान जो सन है वो साउथ की तरफ मूव करने लगता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक समय ऐसा होता है गर्मी के दिनों में जो सन है वो इंडिया के बिल्कुल सामने होता है, यानी सन का जो हीट पॉइंट है या फिर हीट बेल्ट है अर्थ का, वो इंडिया के लेवल में होता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर आते आते ये जो हीट बेल्ट है वो इक्वेटर की ओर शिफ्ट होने लगता है, इक्वेटर की ओर जाने लगता है, और इसके साथ ही जो मॉनसून ट्रफ है या फिर जो हमारा लो प्रेशर ट्रफ है नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और इसके साथ ही इस पूरे रीजन में यानी नॉर्दर्न प्लेन के रीजन में एक तरीके का हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया है, तो हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होने की वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून है जो कि पहले इंडिया की तरफ फ्लो कर रहा था वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और इसकी वजह से वो विड्रॉ करने लगता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाई प्रेशर एरिया हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया है इंडिया के ऊपर, तो ये उल्टा फ्लो करने लगता है। यानी पहले वो इंडिया की तरफ आ रहा था, लेकिन अब इंडिया में हाई प्रेशर डेवलप हो गया, इसलिए वो वापस जाने लगा, वापस अपने इक्वेटर के रीजन में जाने लगा जहां से वो आया था। और अक्टूबर के बिगनिंग तक यानी अक्टूबर के बिगनिंग आते आते जो मॉनसून है वो नॉर्दर्न प्लेन्स से पूरी तरीके से हट जाता है। और इसके आगे अगर हम बढ़ें तो अक्टूबर नवंबर में जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है वो एक तरीके का ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब हमारा जो हॉट रेनी सीजन है उससे चेंज होकर हमारा सीजन ड्राई विंटर कंडीशन में चेंज होता है। और अगर हम बात करें तो जो रिट्रीट है मॉनसून का, उसके दौरान जो स्काईज हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं, और इसके साथ ही जो टेम्परेचर है वो काफ़ी राइज करता है। और अगर हम बात करें दिन का, तो दिन में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है, और इसके साथ ही जो रात होती है वो काफ़ी ठंडी होती है और प्लेजेंट होती है, काफ़ी सुहावनी होती है। और इसके साथ ही जो लैंड है वो अभी भी मॉइस्चर वहाँ पर मौजूद है, जो टेम्परेचर है वहाँ पर यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर काफ़ी मॉइस्चर मौजूद होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके साथ ही टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इस सीज़न में जो दिन होता है वो काफ़ी ऑपरेसिव कंडीशन में होता है, यानी काफ़ी हमें परेशान करता है, काफ़ी बुरी स्थिति हम कह सकते हैं कि होता है। और इसको एक जनरली अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इसके आगे बढ़ें तो जो सेकेंड हाफ है अक्टूबर का, उसके दौरान जो टेम्परेचर है नॉर्दर्न इंडिया का वो काफ़ी रैपिडली फॉल करता है, काफ़ी अचानक गिरने लगता है, और जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का वो बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है अर्ली नवंबर में। यानी पहले जो
लो प्रेशर कंडीशन आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हुआ करता था, वो लो प्रेशर कंडीशन अब आपके बे ऑफ बंगाल में जनरेट होता है। और ये जो शिफ्ट है ये आपके जुड़ा हुआ है साइक्लोनिक डिप्रेशंस के साथ, और जो कि जनरेट होते हैं आपके अंडमान सी में। तो साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्या है, इस चीज़ को हमने ट्रॉपिकल डिप्रेशन पढ़ा था, उसी चीज़ से रिलेटेड है ये साइक्लोनिक डिप्रेशन। और ये जो साइक्लोन्स हैं ये जनरली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जनरेट होते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी बारिश आपको देखने को मिलती है ईस्टर्न कोस्ट पर, यानी उड़ीसा के ईस्टर्न रीजन में, या फिर आपको जो आपका तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, इनकी वजह से काफ़ी तोड़ फोड़ भी होती है, काफ़ी ये परेशान भी करते हैं लोगों को। और इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी के जो डेल्टाज हैं उन रीजन्स में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जनरली आपको फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। और कई बार ये जो साइक्लोन्स है ये आपको उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश के रीजन में भी आते हैं। और इसकी वजह से, यानी इन साइक्लोन्स की वजह से जो कोरोमंडल कोस्ट का रीजन है यहाँ पर आपको काफ़ी रेनफॉल आपको देखने को मिलता है इन डिप्रेशंस की वजह से या फिर इन साइक्लोन्स की वजह से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए जो वेस्टर्न कोस्ट है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर जो रेनफॉल है वो करीब 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के कई सारे रीजन्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान या फिर गुजरात के कुछ हिस्से, हरियाणा, पंजाब, इन सभी रीजन्स में जो बारिश होती है वो 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और जो रेनफॉल है वो डेक्कन प्लेटू के इंटीरियर रीजन में भी आपको इतना ही लगभग होता है, या फिर हम कह सकते हैं इससे कम होता है। और यहाँ पर एक तरीके से सवाल उठ सकता है कि आखिर इन रीजन्स में जो रेनफॉल है वो इतना कम क्यों है। इसके अलावा एक और रीज़न है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वो है जम्मू कश्मीर का लेह रीजन। और जो इसके अलावा पूरे कंट्री है वहाँ पर आपको मॉडरेट या फिर जनरल आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। और स्नोफॉल की बात करें तो स्नोफॉल आपको सिर्फ हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। तो देखिए मानसून के नेचर की वजह से जो एनुअल रेनफॉल है वो काफ़ी वेरी करता है साल दर साल, यानी एक साल हो सकता है 400 सेंटीमीटर बारिश हुई, एक साल हो सकता है 500 सेंटीमीटर, तो कई साल हो सकता है कि 250 सेंटीमीटर। ये एक तरीके से डिफिनिट नंबर नहीं है कि कितनी बारिश होगी, ये डिपेंड करता है कि मानसून का नेचर कैसा है इस साल या फिर अगले साल या फिर पिछले साल। और अगर हम बात करें वेरिएबिलिटी की तो वेरिएबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है राजस्थान के कुछ हिस्सों में और गुजरात के कुछ हिस्सों में, या फिर जो वेस्टर्न घाट के लीवार्ड साइड है, यानी जो छुपे हुए साइड है, यानी इस तरीके से वेस्टर्न घाट है तो इधर से मानसून विंड्स आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ का जो साइड है इस रीजन में आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एरिया है हाई रेनफॉल के वो उनके वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स या फिर आपको जो एरिया है जहाँ पर लो रेनफॉल होता है वहाँ पर ड्राउट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी आपको फ्लड का खतरा होता है उन इलाकों में जहाँ पर हाई रेनफॉल है, और उन इलाकों में आपको ड्राउट का खतरा होता है जहाँ पर लो रेनफॉल है। इसके बाद आगे यहाँ अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पर एक टॉपिक बताया गया है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉडी। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा कि हिमालयाज़ जो हैं वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया के कोल्ड विंड से बचाते हैं, और इसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर हाइयर टेम्परेचर एक तरीके से पॉसिबल हो पाता है दूसरी एरिया के मुकाबले जो कि सेम लैटिट्यूड पर स्थित हैं। और इसी तरीके से जो पेनिसुलर प्लेटू है वहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो पेनिसुलर प्लेटू का रीजन है ये 3 साइड से घिरा हुआ है सी से, तो उसकी वजह से यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इन सभी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के बावजूद एक तरीके का ग्रेट वेरिएशन हमें टेम्परेचर कंडीशन में देखने को मिलता है पूरे इंडिया में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मानसून की वजह से एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मानसून जो है उसकी वजह से जो पूरे इंडिया का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा हो जाता है, पूरे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका टेम्परेचर आपके पेनिसुलर प्लेटू से जनरली अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेनिसुलर प्लेटू का रीजन है वो आपके सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस में आता है, लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से ये काफ़ी डिफर करना चाहिए था। लेकिन जो मानसून है वो पूरे कंट्री को एक साथ बाइंड कर देता है, एक जैसे क्लाइमेट में ला देता है।
तो देखिए जो अल्ट्रेशन है विंड सिस्टम का, उसकी वजह से जो हमारा सीजन्स चेंज होता है, यानी हमारा एक तरीके से समर है और विंटर है, इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसको काफ़ी स्मूथ कर दिया है हमारे विंड सिस्टम ने, यानी अल्ट्रेशन विंड सिस्टम के चेंज ने, कभी इस तरफ से विंड बहता है कभी इस तरफ से विंड बहता है। तो इस चीज़ से जो ट्रांजिशन है समर से विंटर या फिर विंटर से समर, उसको काफ़ी स्मूथ कर दिया है इस चीज़ ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अनसर्टिनिटीज़ है रेन को, या फिर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का, उसको अगर हम छोड़ दें या फिर उसको अगर हम ध्यान में ना रखें, तो यहाँ पर देखिए मैप में दिखाया गया है कि किन रीजन्स में कितने कितनी बारिश होती है। तो इस चीज़ को आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए जो अल्ट्रेशन है वो काफ़ी टिपिकल है मॉनसून का, और इसके साथ ही जो इंडियन लैंडस्केप है, या फिर जो उसके एनिमल हैं, या फिर प्लांट लाइफ है, या फिर जो पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, या फिर लोगों का लाइफ, या फिर सभी चीज़ें हम इंक्लूड कर लें, फेस्टिवल, इन सभी चीज़ों को अगर हम बात करें तो ये इस पूरे फिनोमिनन के चारों ओर घूमती है। यानी मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं लोग एग्रीकल्चर के लिए, या फिर कई सारे फेस्टिवल्स आपके मॉनसून को ध्यान में रख के होते हैं, या फिर आपके जो एनिमल लाइफ है या प्लांट लाइफ है, इन सभी चीज़ों का एक तरीके से लाइफ जो है ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें तो नॉर्थ से लेकर साउथ या फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट जो लोग हैं वो काफ़ी इंतज़ार करते हैं मॉनसून का। और इसके साथ ही जो मॉनसून विंड है वो पूरे कंट्री को एक साथ जोड़ देता है, क्योंकि ये मॉनसून विंड पूरे कंट्री को वाटर प्रोवाइड करता है, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एक तरीके